कैसे हैं आप सभी। ठंड का मौसम बढ़ रहा है, क्रिसमस चला गया, न्यू ईयर नज़दीक खड़ा है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि आगे की ओर बढ़ जाऊंगी मैं वीडियो में, तो पता नहीं मेरा कौन सा वीडियो नए साल में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी खुश रहें, प्रगति करें और अपने सपनों की ओर बढ़े, अपनी मंजिलों की ओर बढ़े और अपनी मंजिलों को प्राप्त करें। जो भी आपकी इच्छा है, कामना है या आपके सपने हैं, भगवान सबकी इच्छा पूरी करे, सपने पूरे करे, कामनाएं पूरी करे। इसी विश्वास के साथ मैं रेणु जैन आपके सामने खड़ी हूँ, मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन के साथ आपको कुछ और नया सिखाने, नया पढ़ाने। हाँ, मैं आपको विराम चिन्ह पढ़ा रही थी और विराम चिन्ह में मैंने आपको छोटा सा होमवर्क भी दिया था, लेकिन अभी मैं और आपको 2 विराम चिन्ह बता देती हूँ, लाघव और उद्धरण। उनके ऊपर बात करने से पहले नए साल में मैं भी आपसे कुछ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल के थ्रू अच्छे से पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखिए क्या जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको कितना सुहाता है, जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको कितना समझ आता है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और मेरे चैनल और मेरे द्वारा शुरू की गई हमारी प्रतियोगिता हिंदी व्यक्तित्व में अधिक से अधिक भाग लीजिए। मेरा नया साल का टारगेट आप लोगों के लिए यही है और मैं चाहूँगी कि आप सभी इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी नए नए वीडियो मिलते रहें। हमारी जो भी आगे की प्लानिंग है आपको पता लगती रहे और आप सभी बहुत भाग लें, पार्टिसिपेट करें, बहुत ज़रूरी भी है। चलिए चल रहे हैं हम अपनी मंजिलों की ओर। नव वर्ष की कामनाएं लिए आ रहा है वर्ष ये, ना जाने क्या हमें सिखलाए, क्या बतलाए, जिंदगी के पर्चे यूं ही दिखलाए। हर पर्चे में हम कामयाब हों, ऐसी सफलता पाएं, दुनिया देखे हमें, हमारा नाम चमकता जाए। इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की शुभकामनाएं, नव वर्ष का चौथाई, आप लोगों को खुशियां मिले। और नॉकआउट एजुकेशन चैनल को मत भूलिए, एक ऐसा मंच जो हमेशा आपके लिए तैयार है, प्रयासरत है आपको कुछ नया सिखाने के लिए, अलग अलग चीजें बताने के लिए। हाँ, बहुत कुछ नया करेंगे, अभी थोड़ी ना बताऊंगी। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जान लीजिए कि हमारे अगले की प्लानिंग क्या है। और मैं रेणु जैन यहाँ आप सभी के सामने खड़ी हूँ अपने अगले टॉपिक में, उसके अगले पड़ाव में, जो कि हमने विराम चिन्ह में पढ़ा है, आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ। साहित्य लिखते वक्त इन चिन्हों का प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ वाक्य खत्म होना चाहिए, कौन से विषय पर, कौन से शब्द पर जोर आना चाहिए, कहाँ आधा रुकना है, किसका विवरण हमें देना है या हमारे लेख में कहाँ आएगा क्या, उन सब के बारे में। किसकी बात को हम एज इट इज बिल्कुल ऐसे के ऐसे, जैसे कि तैसे लिख रहे हैं, आदि चिन्हों का ज्ञान करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। भाव प्रकट होंगे तो रस दिखेंगे, है ना। रस दिखेंगे तो उनकी सुंदरता अलंकारों से आएगी, है ना। अलंकार हम प्रयोग करते हैं, रस हम प्रयोग करते हैं, लेकिन शब्दों को जानना भी तो जरूरी है। स्वर व्यंजन अर्थात हिंदी का बेस जानेंगे, अर्थात उसकी गहराई में घुसेंगे, तभी तो हमें हमारी भाषा का पूर्णतः ज्ञान होगा। भाषा को सीखने के लिए बहुत कुछ सीखना आवश्यक है। सबसे पहले अपने मन को सिखाना आवश्यक है कि मैं इस प्रकृति को सीखना चाहता हूँ, इस सब्जेक्ट को सीखना चाहता हूँ, इसमें मतलब पूरा का पूरा कमांड चाहता हूँ, है ना। सीखना आवश्यक है। तो इसी को सीखने सिखाने के इस पक्ष पर हम चलते हुए, इस पथ को आगे की ओर बढ़ाते हुए, हम आज पढ़ते हैं विराम चिन्ह में 2 और, लाघव और उद्धरण। उससे पहले हमने पढ़ा पूर्ण विराम, वाक्य के अंत में लगता है। अल्प विराम, पूर्ण विराम से थोड़ा रुकना पड़ता है। अर्ध विराम, आधा रुककर विश्राम करके जब हम अपनी बात पूरी करते हैं, है ना। प्रश्न सूचक, जहां प्रश्न पूछा जाता है। विवरण, जहां किसी के बारे में विवरण दिया जाता है। निर्देश, जब हम किसी को कुछ गाइडलाइन देते हैं, निर्देश देते हैं सिखाने, पढ़ाने, किसी भी बात के संदर्भ में, है ना। योजक, जो 2 शब्दों इत्यादि को जोड़ता है। अब आगे की ओर बढ़ते हुए, इससे पहले मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, आराम हराम है किसने कहा है? पंडित नेहरू ने कहा है। देखिए, समझिए, जानिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ मैं कुछ और प्रश्नों को आपके साथ जोड़ती रहूंगी। हाँ, विक्रम और बेताल की कथाओं में
बेताल कहाँ से आए थे, आप बताइए मुझे, मतलब वो बेताल रूप में कैसे आए थे, और बेताल विक्रम के साथ चलते हुए उन्हें कहानियां क्यों सुनाते थे, और कहानियों के अंत में उड़ क्यों जाते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर जरूर दीजिएगा, मजा आएगा। थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा जानकारी हासिल कीजिए, मेरे साथ भी साझा कीजिए। विक्रम बेताल की कहानी मैं आपको संक्षिप्त रूप में अवश्य बताऊंगी। बहुत प्यारी कहानियां हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। विक्रम हमेशा बेताल को पकड़ता है, कंधे पे लादते हैं, लेकर जाते हैं, और किस तरह बेताल वो बने उस कहानी को हमारे साथ साझा कीजिए, मैं भी करूंगी। हाँ, मैंने कुछ प्रश्नों में पिछले जो वीडियोस हैं मेरे, जो आपको भेजे थे, उसमें पूछा था आपके जीवन में वीर रस प्रधान कोई कहानी आपके जीवन की है तो आप मुझे लिख भेजिए, जिसकी कहानी बहुत सुंदर होगी उसे हम सम्मानित करेंगे। पर अभी तक किसी की कहानी आई नहीं है जिसमें वीर रस हो। वीर रस के कई रूप हो सकते हैं, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर, है ना। आप बताइए, युद्धवीर, कौन से वीर आप थे, या आपसे संबंधित, आपके परिवार से संबंधित किसी रिश्तेदार की भी कहानी है तो हमें लिख भेजिए। धन्यवाद। चलिए अब हम पढ़ते हैं लाघव के बारे में। लाघव चिन्ह क्या है? हमने पढ़ा पूर्ण विराम क्या, योजक चिन्ह क्या, निर्देशक क्या, विवरण क्या, है ना। बहुत आसान आसान चिन्ह हमने पढ़े। लाघव चिन्ह तो बहुत बेहद आसान है। लाघव अर्थात लघु, अर्थात छोटा। देखिए अब हम लिखते हैं, बहुत जल्दी होती है हमें लिखने की, कुछ चीजें हैं बहुत लंबा होता है, जैसे डॉक्टर, है ना। अब उस डॉक्टर को हमने छोटे रूप में लिख दिया और उसके आगे एक छोटा सा गोला लगा दिया, उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। अर्थात जब वाक्य में शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखा जाता है, संक्षिप्त अर्थात छोटा रूप लिखा जाता है, वहां हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह का। लाघव चिन्ह कौन सा है? ये वाला जिसको मैंने ग्रीन मार्कर से अंडरलाइन करा है ना, गोला लगाया है ना, ये कौन सा चिन्ह है? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या कहता है कि वाक्य में शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, जैसे डॉक्टर पूरा का पूरा बड़ा लिखा हुआ है, अब हमने इसको छोटे में लिख दिया, डा और एक छोटी सी बिंदी लगा दी, पंडित प और पंडित लगा दिया, है ना। अब कितना आसान हो गया ना। कुछ कुछ चीजें हमें छोटे में लिख देनी चाहिए, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह। लाघव का मतलब मैंने क्या बताया? लघु। लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। छोटा यानी संक्षिप्त। कई बार कहते हैं ना संक्षिप्त में लिखो, अर्थात कम शब्दों में पूरी बात कह दो। हाँ, मैंने आपसे कुछ पूछा था, 4 या 5 वाक्य में एक अनुच्छेद पूछा था, पिछले वीडियोस देखिए और मुझे बताइए किस किस ने मुझे उस अनुच्छेद का जवाब दिया। मैंने चेक किया था, अभी तक कोई कमेंट नहीं है, तो देखिए, समझिए, मुझे बताइए और हमारे द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता में अपना भाग लीजिए। हाँ, अब देखिए उद्धरण चिन्ह। इन्वर्टेड कॉमर्स के बारे में सुना होगा इंग्लिश में, है ना। ही सेड दैट, लाइक इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम द वन, इन्वर्टेड कॉमा खत्म, है ना, फुल स्टॉप। इसी तरह हिंदी में भी उद्धरण चिन्ह होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, जिसमें हम किसी की भी कही बात को सेम लिखते हैं, जैसे कि तैसी लिख देते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है? क्वेश्चन फ्लिप करना है? नहीं, क्वेश्चन फ्लिप करने का ट्विस्ट नहीं है, एक केबीसी नहीं है। हाँ, आप चाहेंगे तो मैं केबीसी जरूर खेलूंगी आपके साथ, लेकिन वो तभी मजा आएगा ना जब हम लाइव बातचीत करें। लाइव बातचीत में ना मजा आता है बहुत, सच में। चलिए, उद्धरण चिन्ह में ट्विस्ट क्या है? ये 2 टाइप्स के हैं, 2 प्रकार के हैं। इकहैरा, इकहैरा का मतलब सिंगल, दोहरा अर्थात डबल। उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमा हिंदी में 2 प्रकार के हैं, इकहैरा अर्थात सिंगल, दोहरा अर्थात डबल। सिंगल एक जो चिन्ह है उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, पहले आप देख लीजिए। किसी के द्वारा कहे गए कथनों को ज्यों का त्यों लिखते समय, किसी के द्वारा, अब वो कथन किसने कहा है? महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने, किसी ने, है ना, किसी ने भी। तो उनके द्वारा लिखते समय पुस्तक से कोई मूल वाक्य लिया हो, किसी पुस्तक से कोई मूल वाक्य लिया हो, है ना, उस मूल वाक्य को लिखते समय हम किन का प्रयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है, ये उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के हैं और दोनों का अलग अलग रूप में प्रयोग होता है।
इकहरा और दोहरा। इकहरा अलग के लिए आते हैं, दोहरा अलग के लिए आते हैं। अब इकहरा जो इन्वर्टेड कोमा है, उद्धरण चिन्ह है, हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? किसी का उपनाम। उपनाम समझते हो? जैसे मेरा नाम रेनू है ना, ये मेरा सब जानते हैं उस नाम से, लेकिन मैं लिखती हस्ती नाम से हूँ। अर्थात कविताएं या कोई लेख मैं लिखती हूँ, वो हस्ती नाम से लिखती हूँ, तो वो मेरा उपनाम है। ठीक है, समझ में आए? है ना? मतलब सभी व्यक्ति को जानते हैं वो अच्छा है, लेकिन उनकी कविताओं को, उनके काम को किसी अन्य नाम से जानते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, अर्थात उपनाम क्या है उनका? निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी कवि का नाम है, लेकिन वो किस उपनाम से लिखते हैं? निराला। ठीक है ना? मेरे एक मित्र हैं, वो लिखते हैं मास्टर नाम से, मास्टर। अलग अलग नाम है सबके, बहुत सारे हैं। एक कवि हैं जो लिखते हैं पागल नाम से, बहुत प्यारी कविताएं लिखती हैं। कभी मैं साझा करूंगी आपके साथ कोई एक कविता उनकी। ठीक है, तब तक आप वापिस आ जाइए। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे उपनाम का मतलब क्या होता है। पुस्तक का नाम लिखते हैं तो वो सिंगल, मतलब कि इकहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग होगा। कोई कविता का नाम लिखते हैं तो इकहरा होगा। किसी की उपाधि को दर्शाने के लिए, उपाधि जैसे मान लो किसी को पद्मश्री मिला है तो वो एक उपाधि है ना। किसी को खेलों के लिए गोल्ड मेडल मिला है, और वो कौन से खेल के लिए मिला, उस खेल का नाम भी क्या उनके लिए उपाधि है ना। किसी को वीर चक्र मिला है तो वो भी उनके लिए उपाधि है ना। तो उस उपाधि का नाम भी किस में आएगा? सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। सिंगल इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, ये है इकहरा उद्धरण चिन्ह और ये है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह किसके लिए आता है? किसी का उपनाम लिखने के लिए, किसी पुस्तक का नाम लिखने के लिए, किसी व्यक्ति की उपाधि दर्शाने के लिए आदि। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? पद्मश्री किसको मिला है? श्रीमती श्यामा चौधरी को। अब श्यामा चौधरी जी की उपाधि क्या है कि उन्हें पद्मश्री मिला है। अब ये उपाधि है तो ये किस में आएगी? सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, जिसको हम कहेंगे इकहरा उद्धरण चिन्ह। ध्यान रखिए, बीच बीच में मैं अगर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रही हूं तो सभी एक जैसे नहीं है ना। बहुत बच्चे हैं जो हिंदी को कम समझते हैं, तो उनको थोड़ा आसान करने के लिए, ठीक है, सरलतम भाषा का प्रयोग करते हुए, क्योंकि हमारा मकसद है सभी को समझाना, सभी को पढ़ाना, सभी को साथ लेकर चलना। और उसके लिए जरूरी है अगर हमें कहीं अपनी भाषा में थोड़ा बदलाव करना पड़े तो कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, आइए अब राजेश जी का उपनाम क्या है? मल्हान, है ना। हो सकता था यहां मैं राजेश जी की कोई कविता लिख देती तो उस कविता का नाम भी किस में आता? इकहरा उद्धरण चिन्ह में आता। किस में आता? इकहरा उद्धरण चिन्ह। अब दोहरे उद्धरण चिन्ह में क्या होगा? जब किसी व्यक्ति का कथन अर्थात कही गई बात को हम मूल रूप में लिखते हैं, मतलब जैसे उसने कहा है वैसे की वैसे हम लिख देते हैं कि पंडित नेहरू ने कहा, दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, आराम हराम है, दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा? करो या मरो, या तो करो या मरो। ये उनकी व्यक्तिगत कही गई बातें हैं जो हम बिल्कुल जैसे उन्होंने कही वैसे की वैसे ही पढ़ते हैं, वैसे की वैसे ही लिखते हैं और वैसे की वैसे ही दूसरे को ट्रांसफर भी करते हैं, अर्थात दूसरे को बताते हैं। तब हम किसी की कही गई बात को या किसी पुस्तक से हमने कोई बात ली है, किसी पुस्तक में लिखी हुई बात है, उदाहरण के रूप में सत्यमेव जयते, ये जो वाक्य है ये किस में आएगा? दोहरा उद्धरण चिन्ह में या इकहरा उद्धरण चिन्ह में? बताइए मुझे, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। मैं बता देती हूं, इकहरा उद्धरण चिन्ह में। लेकिन अस्तो मां ज्योतिर्गम्य, ये हमने पुस्तक से उठाया है और यहां बिल्कुल यहां लिखेंगे, सेम लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के द्वारा कही गई बात होगी, उसका मूल रूप, सही रूप ही हमें यहां लिखना है। किसी पुस्तक से कोई हम मुख्य वाक्य उठाएंगे, उसका मूल रूप लिखेंगे तो वो किस में आएगा? दोहरा उद्धरण चिन्ह में। जैसे अस्तो मां ज्योतिर्गम्य, ये डबल इन्वर्टेड कोमा में आएगी। महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो। पंडित नेहरू ने कहा, आराम हराम है। आदि बातें, आदि वाक्य
किसी पुस्तक से उठाया गया वाक्य किसमें आएगा? डबल इन्वर्टेड कोमा में। किसी पुस्तक का नाम, किसी कविता का नाम, किसी कवि का उपनाम, किसी की उपाधि किसमें आएगी? इकहरा उद्धरण चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। ध्यान रखिए, आज हमने 2 चिन्ह और पढ़े हैं। अब मैं आपको फिर से एक बार याद करवा देती हूं। हमने पढ़ा पूर्ण विराम वाक्य के अंत में और नए वाक्य की शुरुआत, अल्प विराम वाक्य में 1-2 सेकंड के लिए रुकना हो वहां, सिंगल सा कोमा ये वाला, ये ठीक है। और अर्थ विराम जब वाक्य हमें थोड़ा ज्यादा रुकना हो और जहां हमारी बात पर, हमारे कहे गए विषय पर थोड़ा जोर हो और उसके हमारे संक्षिप्त विवरण दे, ठीक है ना। उद्धरण चिन्ह जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये 2 तरीके के होते हैं, इकहरा और दोहरा। इकहरा यानी कि सिंगल, दोहरा यानी कि डबल। मैंने ये भी बता दिया क्यों। लाघव चिन्ह वाक्य में आए किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में लिखने के लिए, ठीक है। समझ में आए आपको। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न जहां आए, प्रश्न का चिन्ह जहां लगे वहां प्रश्नवाचक है। निर्देशक चिन्ह छोटा सा लाइन, योजक चिन्ह जो 2 शब्दों को जोड़े, आदि आदि। अब इन सभी विराम चिन्हों को आप पढ़िए, तब तक समझिए। मैं मिलती हूं आपको कुछ और विराम चिन्हों के साथ अगले वीडियो में। तब तक नए वीडियो का इंतजार कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो प्रतियोगिता मैंने चलाई है उसमें भाग लीजिए। अपना नाम भेजिए और सारे वीडियोस देख लीजिए, क्या क्या मैंने पूछा है, क्या क्या मैंने बताया है, क्या क्या लिखने को दिया है, और सभी कुछ लिख भेजिए। मुझे और मेरी चैनल के लोगों को जिसकी कविता या लेख या वीर गाथा पसंद आएगी उनको हम सम्मानित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे, छोटा सा पुरस्कार देकर। हाँ, और हमारे मंच पर आकर अपने विचार साझा करने का मौका देंगे। हाँ, हमारे मंच पर आएंगे तो चंडीगढ़ जाएंगे, सीरियसली, बिल्कुल। समझिए, जानिए, पढ़ते रहिए। ठंड बहुत है, अपना ध्यान रखिए, ठंड से बचाव जरूरी है। हमारे यहाँ तो बहुत है भाई, हरियाणा में तो बहुत ठंडी है सच्ची में। तभी तो इतना सारा पहन के हम खड़े हैं। लेकिन मजे कीजिए, ठंड की चीजें खाइए, गुड़ से बनी चीजें खाइए, घी से बनी चीजें खाइए, मजे कीजिए। नया साल आने वाला है, कुछ ना कुछ वादा कीजिए अपने आप से कि उसको पूरा करें, संभाल पाए और अपने मंजिलों की ओर बढ़िए। धन्यवाद।